पिछले चैप्टर में हमने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं के क्रम में तीन आवश्यकताओं को पढ़ लिया था बच्चों। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन स्रोत और तीसरा था प्रकाश। ठीक है, अब हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं में अपना नेक्स्ट जो आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते क्या है बच्चों? तो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित होते हैं तथा इनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग विभिन्न अणुओं के निर्माण में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग विभिन्न अणुओं के निर्माण में किया जाता है। पादपों में मुख्य रूप से क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में पाए जाते हैं। क्या बोले हम? पादपों में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यह वर्णक प्रकाश संश्लेषण जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी जो कुल है उनमें भी उपस्थित होते हैं। इनमें लवक घटक नहीं होता, जबकि उच्च पादपों में संगठित लवक पाया जाता है। ठीक है, जो निम्न लोअर प्लांट्स है या साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, उनमें जो है उच्च विकसित लवक घटक नहीं होता है, जबकि पादपों में उच्च पादपों में संगठित लवक पाया जाता है। लवक में हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण हेतु उत्तरदायी माना गया है। बच्चों, हरित लवक की जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। पादपों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो हम बात कर चुके हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स व टेरिडिन्स होते हैं। ठीक है, अब इनका जो है हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल की संरचना क्या होती है, कैरोटीन क्या होती है, कैरोटीनॉइड क्या होती है, फाइकोबिलिन्स क्या होती है और टेरिडिन्स की संरचना क्या होती है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनमें भी सबसे पहले हम पहले प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है पर्णहरित, उसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल अणु है, उसकी जो संरचना है उसकी खोज पेलेटियर नामक वैज्ञानिक ने की, जबकि जो उसका नाम है बच्चों वो केवेंट्यू द्वारा इसका नाम दिया गया। अब ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल की जो है महत्ता है वो स्पष्ट की। ठीक है, इसकी खोज की पेलेटियर ने, केवेंच्यू ने इसका नामकरण किया, जबकि ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी उपयोगिता प्रकाश संश्लेषण में स्पष्ट की। ठीक है, पादपों में अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल खोजे जा चुके हैं, जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी आदि हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो विभिन्न प्रकार के जो मैंने अभी आपको क्लोरोफिल सुझाए वो किन किन प्लांट्स में या किन किन शैवालों में या जीवाणुओं में पाए जाते हैं, वो समझना, वो मेमोराइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए
क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये हमेशा आपसे पूछ जाता है। ठीक है, इस तरह से ही आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए। तो बच्चों क्लोरोफिल ए जो है वो सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो ये हायर प्लांट्स में पाया जाएगा, ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, डाइटम्स में पाया जाएगा, रेड एल्गी में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ये पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और डाइटम्स आदि सब में यूनिवर्सली क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये जो पिगमेंट है ये किस प्रकार की लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो बच्चों ये रेड और ब्लू वायलेट जो लाइट है उसका अवशोषण करता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक है, सभी में पाया जाएगा। हायर प्लांट्स हो गए, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, डाइटम्स सब में पाया जाएगा और ये रेड और ब्लू वायलेट लाइट का अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों क्लोरोफिल बी किस में पाया जाता है, ये पाया जाएगा हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन एल्गी, इसको आप याद रखिएगा। ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा क्लोरोफिल बी। ये भी बच्चों रेड और ब्लू वायलेट लाइट का अब्जॉर्प्शन करता है। अब हम देख लेते हैं क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी किस में पाया जाएगा बच्चों, तो ये पाया जाएगा ब्राउन एल्गी में और डाइटम्स में। ये भी रेड और ब्लू वायलेट लाइट का अब्जॉर्प्शन दर्शाएगा। क्लोरोफिल डी जो है बच्चों वो रेड एल्गी या रोडोफाइसी के जो सदस्य हैं उसमें पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी अर्थात रोडोफाइसी के सदस्यों में पाया जाएगा। जबकि क्लोरोफिल सी जो है ब्राउन एल्गी और डाइटम्स, इनको फ्यूफाइसी और बेसिलियोफाइसी के सदस्यों में रखा गया है। ठीक है, ये भी रेड और ब्लू वॉयलेट जो है लाइट का अवशोषण दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक लास्ट रह गया है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल जो है ई किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है बच्चों ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में। ठीक है, ज़ैंथोफाइसी, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्लोरोफिल ए जो है वो ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। बच्चों ये इटियोलेटेड प्लांट्स में पाया जाता है और ये नियर रेड एंड ब्लू वायलेट लाइट को अवशोषित करेगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी क्रमशः पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया तथा पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी पाया जाता है। उसमें से भी अगर हम स्पेसिफाई करें बच्चों तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है वो सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। और दोनों ही प्रकार के जो पिगमेंट्स हैं वो सेम नियर रेड एंड ब्लू वॉयलेट लाइट को अवशोषित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई बात क्लोरोफिल, उसके प्रकार और बैक्टीरियो क्लोरोफिल आदि के बारे में। ठीक है, अब ये फाइकोबिलेंस हैं और कैरोटीनॉइड है, इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे, तो इसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्लोरोफिल की खोज पेलेटियर ने की, कैवेंच्यू ने नामकरण दिया, ड्यूट्रोचैट ने इसकी प्रकाश संश्लेषण में उपयोगिता को दर्शाया। पादपों में कई प्रकार के क्लोरोफिल खोजे जा चुके हैं जिनका अध्ययन हमने
अभी किया है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें भी बच्चों जो अधिकांश जो स्टडीज़ की गई है या फिर इनकी संरचना का अध्ययन हम करते हैं क्लोरोफिल में, तो उसमें मुख्य है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना का अध्ययन जो है काफ़ी ढंग से किया जा चुका है। तो जो क्लोरोफिल ए और बी की जो संरचना है, उसकी जो संरचना है उसको विल्स्टेटर, स्टॉल और फिशर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो संरचना है उसको विल्स्टेटर, स्टॉल और फिशर द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब देखिए जो क्लोरोफिल ए की जो संरचना है वो टेनिस के रैकेट के समान होती है। आपने टेनिस का रैकेट देखा होगा बच्चों, उसमें ऊपर की तरफ हेड पार्ट होता है और नीचे की तरफ हत्था होता है, टेल पार्ट, है ना। उसके समान, उसकी लगभग समान उसकी जैसी संरचना होती है, हेड और टेल पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, हेड और टेल पार्ट हो गए। आगे जो हेड पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलेंगे पोरफायरिन हेड। जैसे कि आप देखिए, मैं एक मिनट रुकिए, इसको हाइलाइटर पे लाता हूँ। ये मान लीजिए पूरी की पूरी संरचना है आपके क्लोरोफिल अणु की। तो ये जो हो गया, ये जो पोर्शन है एक तरह से आपको दिख रहा है, ये इसका हेड पार्ट है, और ये जो आपको पुच्छ वाला भाग दिख रहा है ये इसका टेल पार्ट है। तो जो इसका हेड पार्ट है बच्चों उसको हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड, या जो संरचना निर्मित होती है उसे बोलते हैं हम पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो हेड पार्ट है उसको हम बोलेंगे पोरफायरिन हेड या पोरफायरिन रिंग, जबकि जो टेल पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलेंगे फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, PHYTOL, फाइटोल टेल। हेड पार्ट हो गया पोरफायरिन हेड और जबकि टेल पार्ट हो गया फाइटोल टेल। ठीक है, अब हम पोरफायरिन हेड की बात करें तो उसमें मध्य में केंद्र में मैग्नीशियम अणु पाया जाता है। ये देखिए मैग्नीशियम अणु पाया जाता है। मैग्नीशियम अणु से संबंधित नाइट्रोजन युक्त 4 पायरोल वलय पाई जाती है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया है, और नाइट्रोजन युक्त 1 2 3 4 नाइट्रोजन युक्त 4 पायरोल वलय पाई जाती है पोरफायरिन हेड के अंदर। देखिए हेड पार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे पोरफायरिन हेड, ये पूरा पोरफायरिन हेड हो गया। अब इस पोरफायरिन हेड के मध्य में मैग्नीशियम अणु से संबंधित 4 नाइट्रोजन अणु होते हैं जो 4 पायरोल वलय का निर्माण करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जो फाइटोल टेल है बच्चों उसकी जो लंबाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, जो फाइटोल टेल है आपकी, फाइटोल टेल है, इसको हाइड्रोकार्बन टेल भी बोला गया है, उसकी जो लंबाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। जबकि जो पोरफायरिन हेड है उसकी जो लंबाई होती है बच्चों वो 15 एंगस्ट्रॉम की तो उसकी लंबाई होती है लगभग, और 15 एंगस्ट्रॉम की ही उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरोफिल ए है उसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है बच्चों वो होता है C55H72O5N4Mg। ठीक है, C55H72O5N4Mg। ठीक है, जबकि जो क्लोरोफिल बी का मूलानुपात होता है बच्चों
वो पूरा सेम होता है, बस जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन जो इसमें 72 बताया गया है, वो 72 की जगह इसमें 70 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी इज C55H72O5N4Mg, जबकि द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी विल बी C55H70O5N4Mg। ठीक है, इसमें केवल तो लगभग लगभग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना समान होती है। इनमें केवल जो तीसरे कार्बन के जो क्रियात्मक समूह है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जो तीसरा कार्बन होता है उसके जो क्रियात्मक समूह है बच्चों, उसमें भिन्नता पाई जाएगी। वो भिन्नता क्या होती है? वो भिन्नता ये होती है बच्चों कि क्लोरोफिल ए में जो तीसरा कार्बन पे जो क्रियात्मक समूह होता है वो मेथिल होता है, CH3 होता है, CH3 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में यह CHO युक्त होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्लोरोफिल ए में जो तीसरे कार्बन पे जो क्रियात्मक समूह होता है वो मेथिल ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में जो है वो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO होता है। इसलिए क्लोरोफिल बी का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो C55H70O6N4Mg होगा। ठीक है, सॉरी, इसमें O6 और होगा। ठीक, तो ये दो जगह अंतर आ गया, H72 की जगह H70 और O5 की जगह O6। ठीक है बच्चों, ये संरचना है, वैसे आपसे नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए कुछ एक दो बात और है इसमें। अब ये तो हमने बात कर ली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। अब क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई की बच्चों जो संरचनाएं हैं अभी पूर्णतः ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। अब जो क्लोरोफिल है उसका निर्माण कैसे होता है वो भी एक बार समझ लीजिए, जनरल आइडिया है उसका कि क्लोरोफिल का निर्माण अंत में प्रोटोक्लोरोफिलॉइड से प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्रोटोक्लोरोफिलॉइड नामक संरचना प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिलॉइड बनाएगी और यही क्लोरोफिलॉइड जो है संरचना अंत में फाइटोल टेल के साथ में जुड़कर क्लोरोफिल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक संरचना थी पहले प्रोटोक्लोरोफिलॉइड, प्रोटोक्लोरोफिलॉइड वो प्रकाश की उपस्थिति में बनी प्रोटोक्लोरोफिलॉइड। ठीक है, अब ये क्लोरोफिलॉइड में चेंज हो गया और क्लोरोफिलॉइड में लास्ट में फाइटोल टेल संलग्न होकर ये बनाएगी फाइनली आपका क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्लोरोफिल के बारे में जानकारी थी आज। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में हमने पहला वर्णक अभी इस क्लास के माध्यम से पढ़ा है, वो है हमारा पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की आपका मूलानुपाती सूत्र याद होना चाहिए। इसमें मैथिल ग्रुप किसमें होता है तीसरे कार्बन पे, और एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होता है वो आपको पता होना चाहिए। फाइटोल टेल और पोरफायरिन हेड आपको पता होना चाहिए। केंद्र में मैग्नीशियम होता है, उसके चारों ओर 4 नाइट्रोजन युक्त 4 पायरल वलय आपकी बनेगी। ठीक है, ये आपको सब याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्लास में हम अगला प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।